हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर और क्लास 11 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बंचेज ऑफ ब्राइट लाइन बनते हैं सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। कुछ बंचेज ऑफ लाइन अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखते हैं, वही कुछ बंचेज ऑफ लाइन विजिबल रीजन में, और सम बंचेज प्रोड्यूस इन द इंफ्रारेड रीजन। व्हाई bunches of lines produced in the hydrogen spectrum? Why not it is continuous line? ये लाइन डिसकंटिन्यूअस लाइन होते हैं। सोलर स्पेक्ट्रम में जैसा आप ऑब्जर्व करते हैं, इसमें आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर का बैंड मिलता है। इसको बोलते हैं सोलर स्पेक्ट्रम। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हाइड्रोजन के द्वारा इमिटेड लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसमें जो लाइन दिखता है, जो स्पेक्ट्रम यहाँ दिखेगा, इसमें बंचेज ऑफ लाइंस दिखते हैं इस तरह से। इन लाइन के बीच बीच में डार्क स्पेसेस जाता है। कुछ लाइन अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनता है, कुछ लाइन विजिबल रीजन में बनता है, और कुछ लाइन इंफ्रारेड रीजन में भी बनता है। इस तरह से तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो लाइन बन रहा है उसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज को लाइमन सीरीज बोलता है। विजिबल रीजन में जो लाइन बनता है इसको हम लोग बाल्मर सीरीज, इंफ्रारेड रीजन में जो लाइन बनता है उसको पासन सीरीज, इसके बाद के सीरीज को ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। और इसके बाद हम लोग पी फंड सीरीज बोलते हैं। तो लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज, और पी फंड सीरीज के बाद जो सीरीज बनता है उसको हम लोग हम्फ्री सीरीज बोलते हैं। तो इतने सारे सीरीज बनते हैं जिसमें बंचेज ऑफ ब्राइट लाइन रहते हैं सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। इन सभी लाइन के बीच बीच में डार्क स्पेसेस बनते हैं। जबकि सनलाइट के द्वारा जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उस स्पेक्ट्रम में आपको बैंड ऑफ कलर्स मिलता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर का बैंड मिलता है। जबकि हाइड्रोजन गैस से इमिटेड लाइट को प्रिज्म से पास कराने पे आपको इस तरह के बंचेज ऑफ लाइन दिखते हैं। क्यों बंचेज ऑफ लाइन बनते हैं? सोलर स्पेक्ट्रम की तरह ये स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस नहीं होता है? यानी कि हाइड्रोजन के द्वारा जो इमिटेड लाइट होता है या कुछ ना कुछ हाइड्रोजन एटम के जो स्ट्रक्चर है उसको इंडिकेट करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बोर के मॉडल ऑफ एटम से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जिस भी स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम या आयन के द्वारा होता है उसको बोर का मॉडल एक्सप्लेन करता है। बोर का मॉडल भी फेलियर है टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम फॉर्म बाय मल्टी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम और आयन। जिस किसी भी एटम में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको तो बोर का मॉडल एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन जिस भी स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन मल्टी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम या आयन के द्वारा होता है उसके स्पेक्ट्रम को बोर का मॉडल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जितने भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रम होते हैं वह सब कुछ डिफरेंट होता है, सब एक दूसरे से डिफर करता है। इसलिए हम लोग स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट बोलता है। सारे एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग अलग तरह का होता है। जैसे सभी आदमी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी तरह सभी एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम बनता है वह कुछ अलग होता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कुछ अलग दिखता है, हीलियम का स्पेक्ट्रम कुछ अलग दिखता है, लिथियम का स्पेक्ट्रम कुछ अलग दिखता है, बेरिलियम का स्पेक्ट्रम कुछ अलग दिखता है। यानी कि सारे एलिमेंट का फिंगरप्रिंट हम स्पेक्ट्रम को कह सकते हैं। तो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर ने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर में सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं।
हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन इसमें ऑर्बिट का नंबर इनफाइनाइट है। अब इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है, सबसे कम एनर्जी के ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में मौजूद होते हैं वह ग्राउंड स्टेट में रहता है। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नॉर्मली रहते हैं। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेकर और इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपोज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक्सपोज करते हैं, तो जो हाइड्रोजन एटम इसमें है ये हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है ये ग्राउंड स्टेट से जंप होकर फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकेंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में या फोर्थ ऑर्बिट में किसी भी हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जो एटम जितना ज्यादा एनर्जी गेन करेगा जिस एटम का इलेक्ट्रॉन वो उतना ज्यादा हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर चले जाते हैं, कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट में चले जाते हैं, कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में चले जाते हैं, कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में चले जाते हैं, कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में चले जाते हैं और कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है तो सेकंड ऑर्बिट में जाने को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड में चला जाता है तो उसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ में चला गया तो बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ में चला गया तो 5-1 मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए हैं हाइड्रोजन को उसमें मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट, हजारों लाखों एटम प्रेजेंट। अब कुछ एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में चला गया है, कुछ एटम का इलेक्ट्रॉन थर्ड में चला गया है, कुछ एटम का इलेक्ट्रॉन फोर्थ में चला गया, कुछ एटम का इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सिक्स सेवंथ में चला गया, इन्फिनिटी पर चला गया। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, हायर एनर्जी के स्टेट में चले जाते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, दे हैव अगेन टेंडेंसी टू रिटर्न बैक इनटू लोअर एनर्जी स्टेट। अब वापस वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ लौटते हैं। तो इन्फिनिटी से या सेवंथ से या सिक्स से या 5 से या 4 से या थर्ड से या 2 से या 1 की तरफ लौटते हैं। और जब लोअर एनर्जी की तरफ लौटते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में लौटते हैं किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से, तो ये फोटोन का इमिशन करते हैं, क्वांटम का इमिशन करते हैं, एनर्जी का पैकेट्स इमिट करते हैं। इस एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं या फोटोन बोलते हैं। अब क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिट से डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब लौटता है तो दो ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है, और अलग अलग एनर्जी डिफरेंस होने के कारण जो क्वांटम इमिट होते हैं उसका जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। इमिटेड फोटोन का, इमिटेड एनर्जी का, इमिटेड जो रेडिएशन है डिफरेंट एटम के द्वारा, उसके फ्रीक्वेंसी या उसकी वेवलेंथ डिफर करते हैं एक दूसरे से। और डिफरेंट वेवलेंथ वाले जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं बाय हाइड्रोजन एटम्स, उसका एक पर्टिकुलर लाइन फॉर्म करता है। यही कारण है कि डिसकंटिन्यूअस लाइन, कुछ लाइन अल्ट्रावायलेट रीजन में, कुछ लाइन विजिबल रीजन में और कुछ लाइन इंफ्रारेड रीजन में प्रोड्यूस होता है इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझना है कि आपको डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हाइड्रोजन गैस लिया गया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो इससे रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। इस रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास कराते हैं। अब यहाँ पर आपको बंचेज ऑफ लाइंस दिखता है। सबसे ज्यादा लाइन अल्ट्रावायलेट रीजन में बन जाते हैं, उससे कुछ कम लाइन विजिबल रीजन में आता है, उससे कम लाइन इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन में कई सीरीज बनते हैं इस तरह से। अब आपको ये अल्ट्रावायलेट रीजन का है, इसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं क्योंकि लाइमन ने इसको एक्सप्लेन किया था। दूसरा सीरीज जो है वो विजिबल रीजन का है, इसको हम लोग बामर सीरीज बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। और तीसरा सीरीज जो है वो पासन सीरीज है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा बनता है। IR इंफ्रारेड रीजन में ये आता है और इसको हम लोग लाइमन बामर के ऊपर देखते हैं, इसको पासन सीरीज बोलते हैं।
इसके बाद ब्रैकेट सीरीज है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में बनता है। और इसके बाद आपको पी फंड सीरीज है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में बनता है। और फिर लास्ट में आपको हम्फ्री सीरीज है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही बनता है। मतलब ये सब आपको पासन से लेके ऊपर जितना है ये सब इंफ्रारेड रीजन या फार इंफ्रारेड रीजन कहलाते हैं। तो इतने सारे बंचेज ऑफ लाइन क्यों बनते हैं? क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस को एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक्सपोज किया गया तो फर्स्ट ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर एटम में चेंज कर जाते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं और एटम्स में टूट जाते हैं। अब इन हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रहता है? हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन का स्थान है ग्राउंड स्टेट, लेकिन ऑर्बिट का नंबर यहाँ इनफाइनाइट है। अब जब फर्दर इसको एनर्जी से एक्सपोज करेंगे, मतलब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता रहेगा, तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स या सेवंथ में जंप करेंगे, हायर स्टेट में जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स बन गया। एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में, वह एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में जो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला गया। अब ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं? एनर्जी रेडिएट करते हैं। अब ये जो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है इट रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्वांटम। अब ये क्वांटम के रूप में एनर्जी रेडिएट करते हैं, और जो एनर्जी रेडिएट करते हैं ये दो ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला गया, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में चला गया कुछ एटम में इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड से फर्स्ट में लौटेगा, तो सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी इमिट करेगा। कुछ एटम का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में चला गया तो थर्ड से सेकंड में लौटेगा या थर्ड से फर्स्ट में लौटेगा, तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी वो इमिट करेंगे, यानी कि उसका क्वांटम रिलीज होगा जिसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होंगे। कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में जो वापस करेंगे लोअर ऑर्बिट की तरफ, तो उसके कोरिस्पोंडिंग जो फोटोन इमिट होंगे उस फोटोन का भी कुछ वेवलेंथ, कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो अलग अलग फोटोन का अलग अलग एनर्जी होता है, और ये एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है। दो ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस जितना होगा उस एनर्जी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है इमिटेड एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा या इमिटेड एनर्जी का वेवलेंथ क्या। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन और वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन क्या होगा हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए बामर ने एक फॉर्मूला यूज किया, रीडबर्ग फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है 1/λ, जिसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट RH इंटू Z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 का मतलब होता है लोअर ऑर्बिट और n2 का मतलब होता है हायर ऑर्बिट। जब एक हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में लौटते हैं तो एनर्जी का इमिशन होता है क्वांटम के रूप में, फोटोन के रूप में, और उस फोटोन का, उस क्वांटम का वेवलेंथ क्या होगा या उसका वेव नंबर क्या होगा हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। RH यहां पर रीडबर्ग कांस्टेंट है, और इस रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल होता है। 109677 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल RH का वैल्यू होता है, रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है। और Z जो आप यहां देख रहे हैं ये एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर हम लोग 1 यूज करते हैं, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 यूज करेंगे, लिथियम के लिए 3 यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग रीडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं, जिस फॉर्मूला के यूज से किसी भी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में या विजिबल रीजन में या इंफ्रारेड रीजन में जो लाइन बनता है उस लाइन का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या होगा या वेव नंबर क्या होगा हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इस रीडबर्ग फॉर्मूला को नोट करेंगे और इस फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट करेंगे कितना वेवलेंथ होगा इमिटेड रेडिएशन का जब एक इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में लौटते हैं। n2 हायर ऑर्बिट है और n1 लोअर ऑर्बिट है। जैसे फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में लौटता है तो n2 का वैल्यू 5 हो जाएगा और n1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सेकंड से फर्स्ट में लौटता है, ऐसा कह दे
तो N2 का वैल्यू 2 पुटअप करेंगे, N1 का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर लाइन का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितने भी लाइन बनते हैं, आप उसका वेवलेंथ या उसका वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी आप इस फॉर्मूला के यूज से फाइंड कर सकते हैं। न्यू बार यहाँ पर वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, न्यू बार यहाँ पर वेव नंबर ऑफ इमिटेड रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है, और लेमडा यहाँ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है। या जो लाइन बन रहे हैं उस लाइन का इमिटेड रेडिएशन जो है, जिस इमिटेड रेडिएशन के द्वारा एक पर्टिकुलर लाइन फॉर्म किया है, उस पर्टिकुलर लाइन का वेवलेंथ क्या होगा या उसका वेव नंबर क्या होगा, हम लोग इस इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं लाइमन सीरीज कब बनता है। लाइमन सीरीज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में रिटर्न होता है। जब N2 का वैल्यू कुछ भी होगा, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, आपको 2 या 3 या 4 या 5 6 7 इन्फिनिटी कुछ भी होगा N2, बट N1 1 होगा। किसी भी हायर ऑर्बिट से अप टू इन्फिनिटी किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में लौटता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा या वेव नंबर क्या होगा, इसको हम लोग 1 बाय लैम्डा इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, माइनस 1 बाय N2 का जो स्क्वायर होगा, हम लोग इसको पुटअप करके वेव नंबर क्या होगा या वेवलेंथ क्या होगा इसको निकाल सकता है। तो लाइमन सीरीज बनता है किस रीजन में? अल्ट्रावायलेट रीजन में, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में रिटर्न होता है। याद रखना है कि यहाँ जो लैम्डा होगा, यह लैम्डा आपको 380 नैनोमीटर से छोटा आएगा। जब आप N2 का वैल्यू 2 या 3 या 4 या 5 या इन्फिनिटी तक किसी नंबर को पुटअप करते हैं और N1 का वैल्यू 1 पुटअप करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए जो वेवलेंथ होता है, इस वेवलेंथ में ही ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा। RH यहाँ पर कितना लेना है, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, जो आपको बताया गया 109677 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल होता है। दूसरा सीरीज है बाल्मर सीरीज या बामर सीरीज। बामर सीरीज में N1 का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं और N2 का वैल्यू ग्रेटर देन 2 कुछ भी हो सकता है। जब किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में लौटता है तो विजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, और विजिबल रेडिएशन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन होगा, क्वांटम होगा, उसका वेवलेंथ हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बटे N2 स्क्वायर से निकालते हैं। यहाँ पर N1 का वैल्यू पुटअप कर देना है 2, यानी कि N1 जब 2 पुटअप करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हम लोग 1 बाय लैम्डा इससे निकाल सकते हैं। 1 बाय लैम्डा मतलब वेव नंबर होता है और लैम्डा मतलब वेवलेंथ होता है। तो इस लाइन का विजिबल रीजन में जो लाइन बनते हैं उसका वेवलेंथ या वेव नंबर क्या होगा, जब सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ से, है ना, सॉरी सेकंड में जब लौटेगा, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ या किसी भी इन्फिनिटी से कहीं से भी सेकंड में लौटेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो लाइन बनेंगे उस लाइन का आप यहाँ लैम्डा का वैल्यू या 1 बाय लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर बामर सीरीज। तीसरा सीरीज जो है पासन सीरीज है। पासन सीरीज के लिए N1 3 लेते हैं और N2 ग्रेटर देन 3 लेते हैं, यहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। चौथा सीरीज है ब्रैकेट सीरीज। इसके लिए N1 का वैल्यू 4 होता है, मतलब फोर्थ में लौटेगा हायर ऑर्बिट से, तो ग्रेटर देन 4 वाले से 4 में लौटेगा, फिफ्थ से 4 में लौटेगा, सिक्स से 4 में लौटेगा, इन्फिनिटी से 4 में लौटेगा, तो ब्रैकेट सीरीज प्रोड्यूस होगी। और इसके बाद जो सीरीज है पी फंड सीरीज कहते हैं उसको। पी फंड सीरीज भी इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा बनता है, और यहाँ पर N1 का वैल्यू 5 लेंगे, N2 का वैल्यू मोर देन 5 होगा। तो आपको पी फंड सीरीज में लाइन बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में लौटते हैं, फिफ्थ से ज्यादा वाले ऑर्बिट से, मतलब सिक्स्थ या सेवंथ या इन्फिनिटी से जब फिफ्थ में लौटता है तो पी फंड सीरीज प्रोड्यूस होगा। और लास्ट सीरीज है हम्फ्री सीरीज, और हम्फ्री सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 6 लेना है, N2 का वैल्यू ग्रेटर देन 6 लेना है, अप टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो यहाँ जो लाइन बनता है हम्फ्री सीरीज में वह भी इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अल्ट्रावायलेट रीजन में जो लाइन बनते हैं उसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। विजिबल रीजन में लाइन बनते हैं उसको बामर सीरीज बोलते हैं। इसके बाद जितने भी सीरीज हैं पाशन, ब्रैकेट,
पी फंड और हम्फ्री, ये सभी इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा बनता है। तो ये याद रखना है कि लाइमन सीरीज में लाइन तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में लौटेंगे किसी भी हायर ऑर्बिट से। बामर सीरीज में तब लाइन बनता है जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में लौटते हैं किसी भी हायर ऑर्बिट से। थर्ड में इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो तो पासन सीरीज, फोर्थ में रिटर्न हो तो ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ में रिटर्न हो तो पी फंड सीरीज, और सिक्स में रिटर्न हो तो हम्फ्री सीरीज बोलते हैं। शब्द का वेवलेंथ और वेव नंबर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रीडबर्ग फॉर्मूला। अब आपको एक क्वेश्चन हम यहां दे रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट of hydrogen atom from infinity, what will be wavelength of emitted radiation? तो इमीटेड रेडिएशन का वेवलेंथ क्या हो? अब फर्स्ट ऑर्बिट में रिटर्न हो रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में रिटर्न हो रहा है, तो लाइमन सीरीज में लाइन बनेगा, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइन बनेगा, क्योंकि N1 फर्स्ट ऑर्बिट का रहा है और N2 का वैल्यू इन्फिनिटी का रहा है। इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में लौटेंगे तो जो लाइट इमिट होगा, जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा या उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हम लोग रीडबर्ग इक्वेशन का यूज करेंगे, 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो आपको ये RH ही रहने देते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में लौट रहा है तो 1/1 स्क्वायर कर देंगे, और इन्फिनिटी से लौट रहा है N2 का वैल्यू इन्फिनिटी का स्क्वायर कर देंगे। अब जब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है RH, और 1/1 माइनस 0 कर देंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, ये RH के इक्वल हो गया। 1/λ इक्वल टू क्या हो गया? RH, यानी कि लैम्डा का वैल्यू जो होगा ये 1/RH के इक्वल आएगा, यानी कि लैम्डा 1/109,677 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ नीचे रखेंगे तो फिर ये ऊपर जाके सेंटीमीटर बन जाएगा। लैम्डा का वैल्यू सेंटीमीटर में कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग वेवलेंथ क्या होगा इमिटेड रेडिएशन का जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में लौटते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ये देखिए आपको इतना आता है 1/109,677 सेंटीमीटर के इक्वल कैलकुलेट हो जाता है। अब कभी कभी पूछता है कि बताओ जी फर्स्ट लाइन जो लाइमन सीरीज में बनेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा और लास्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होगा? तो फर्स्ट लाइन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में लौटेंगे, और लास्ट लाइन तब बनेगा जब इन्फिनिटी से, मतलब अंतिम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में लौटेंगे। तो लाइमन सीरीज में पहला लाइन मतलब N1 का वैल्यू 1 लेना है और N2 का वैल्यू 2 लेना है, ये पहला लाइन देगा। और N2 का वैल्यू जब 3 लेंगे तो दूसरा लाइन, N2 का वैल्यू जब 4 लेंगे तो तीसरा लाइन, और N2 का वैल्यू जब इनफाइनाइट कर देंगे तो अंतिम लाइन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लाइन का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द wavelength of first line of Balmer series। बामर सीरीज में फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होगा ये बताना है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो फर्स्ट लाइन बामर सीरीज में बनते हैं, लाइमन के ऊपर बामर बनता है और बामर में ये पहला लाइन है, और ये फर्स्ट लाइन जो बनेगा बामर सीरीज में वह कब बनेगा? तो N1 का वैल्यू बामर सीरीज के लिए हमेशा 2 लेना है, और फर्स्ट लाइन की बात करें तो N2 का वैल्यू 2 के जस्ट बाद वाला लेना है 3, और अंतिम लाइन की बात करेगा तो हम लोग N2 का वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे। लास्ट लाइन कह दे तो N2 का वैल्यू इन्फिनिटी, और फर्स्ट लाइन कह दे तो N2 का वैल्यू जस्ट बाद वाला। बामर सीरीज कह रहा है तो N1 का वैल्यू 2, और फर्स्ट लाइन कह रहा है इसलिए N2 का वैल्यू 2 के जस्ट बाद वाला 3। अब यहाँ पर हम लोग 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर का यूज करेंगे। RH इंटू जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 1/N1, N1 2 है, 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, और N2 का वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर कर देंगे, यानी RH और इंटू 1/4 माइनस 1/9, यानी कि 9 माइनस 4/36, 5/36, ये हो गया आपको RH इंटू 5/36।
जो आपको 1/λ दे रहा है, यानी कि वेव नंबर दे रहा है, लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, तो 36/5 RH के इक्वल हो जाएगा और बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्लास आज पूरा कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, अभी मेरे ध्यान में आया। क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी लाइन्स will be produced when electron return to ground state, मतलब n equal to 1 in hydrogen atom from n equal to 6। ये आपको ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि 6th ऑर्बिट से जब ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है तो कितने लाइन बनते हैं, तो नंबर ऑफ लाइन कितने बनेंगे, ऐसा सवाल आ जाए तो आप सम ऑफ या समीशन ऑफ n-1 कर दीजिएगा ग्राउंड स्टेट में लौटने के लिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होने की बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में रिटर्न होने की बात कर रहा है और 6 से रिटर्न होने की बात कर रहा है। यहाँ n का वैल्यू हम लोग 6 पुटअप करेंगे, 6 - 1 यानी कि समीशन ऑफ 5 हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबका सम कर दीजिए, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 and 1 15, तो टोटल लाइन कितना बन गया, 15 लाइन इससे प्रोड्यूस हो गया। इस तरह 7th से ग्राउंड स्टेट लौटेगा तो 21 लाइन बन जाएगा, 7 - 1 का सम ऑफ कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कर देंगे तो टोटल 21 लाइन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट में जब लौटता है इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने बनेंगे ये फाइंड करना है। तो n2 × n2 - n1/2 वाले फॉर्मूला से हम लोग इसको बना सकते हैं, जहां पर n2 है हायर ऑर्बिट जिससे रिटर्न होने की बात हो रही है, जिससे रिटर्न होगा वो हायर ऑर्बिट, और जिसमें रिटर्न होगा लोअर ऑर्बिट, इस लोअर ऑर्बिट का वैल्यू कितना है वो पुटअप करेंगे। जैसे कह दिया 6 से फर्स्ट में लौट रहा है तो यहाँ 6 पुटअप करेंगे n2 और n1 का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो आपको 6 × 6 - 1 30 हो गया, 30/2 कर देंगे तो 15 लाइन कैलकुलेट हो जाएगा। हम लोग इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइन किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट में लौटने की बात हो तो आप n2 × n2 - n1/2 कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच पाएंगे और 1 by 1 सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। हमारे सब्सक्राइबर आप बन जाइए, 1 by 1 जितने भी वीडियो हैं उसको देखिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा और साथ साथ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को जरूर फॉलो कीजिए, जरूर बनाइए और बीच बीच में हम एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो भी करेंगे, वो आप देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसके बाद के टॉपिक को। थैंक यू।